Good morning, dear students. Welcome to Sharda Senior Secondary School. I am Neelam, and as you all know कि कल हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज गवर्नमेंट। इस चैप्टर के लिए हमने कल की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लर्न किया था। आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। सो फॉर टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। जो वर्ड है गवर्नमेंट, इससे आपका क्या समझते हो? लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर लाइफ। आपको ऐसे 5 वेज की लिस्ट बनानी है जिनसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ को गवर्नमेंट किस तरीके से प्रभावित कर रही है। तो ये है आज का क्वेश्चन। सो गवर्नमेंट इज अ बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन दैट रूल्स ओवर द रिस्पेक्टिव लेवल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देखो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि रूल करता है। और रूल किसके अकॉर्डिंग करता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी विश के अकॉर्डिंग जो उनका चाहेगा मन वही रूल एंड रेगुलेशन वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, वही रूल एंड रेगुलेशन वो लॉ बना देंगे, कोई भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है। उनको जो भी कोई रूल बनाना है, जो भी उनको लॉ बनाना है, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट इज अ बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन दैट रूल्स ओवर द रिस्पेक्टिव लेवल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट काम करती है। अब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट मेक्स वेलफेयर डिसीजंस फॉर द पब्लिक लाइक building of roads, hospitals, schools, bridges, railway lines, etc. देखो आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काफी सारे डिसीजन लेती है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए, जिससे कि सभी लोगों का अच्छा हो, भला हो, वो लोग डेवलप कर सकें अपने आप को। तो इसके लिए वो क्या करती है? गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है। अब आपने देखा होगा आपके कि हर सिटी के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आंगनवाड़ीज होती हैं, ओके, ब्रिज बनाए जाते हैं, रेलवे लाइंस बनाई जाती है, स्कूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट। तो ये सब कौन बनवा रहा है? ये हमारी सरकार ही बना रही है, ये हमारी गवर्नमेंट ही बना रही है, ताकि जो कॉमन पीपल है इनसे वो अपने आप को इनका लाभ उठा सके और अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है सिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो सेफ्टी से, सिक्योरिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। अब देखो सपोज करो अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर का डर ही ना हो तो कोई भी कुछ भी गलत काम करने से नहीं डरेगा। मान लो आपको कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पता है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको चोरी की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा कोई रूल ना हो तो हर कोई गलत काम करने को तैयार रहा होगा। तो डर हर चीज का जरूरी होता है ताकि कोई भी जो है गलत काम करने से डरे, गलत काम न करे। उनको पता होगा कि अगर आप गलत कोई भी काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द पुअर, वुमेन, स्मॉल चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज। देखो जो गवर्नमेंट है वो काफी स्पेशल प्रोग्राम्स को लेकर आती है। जैसे आपने गांव में ये सुना होगा कि परिवार कल्याण योजना, परिवार समृद्धि योजना, नरेगा, और वुमेन के लिए भी काफी प्रोग्राम्स लेकर आती है सरकार, ताकि क्या हो कि जो पुअर हैं, पुअर लोगों को देखो जो राशन कार्ड उनके अलग अलग लेवल के बनाए गए हैं, उनको फ्री राशन भी दिया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम्स है कौन लेके आ रहा है? गवर्नमेंट ही तो लेकर आ रही है, और ये हमारी लाइफ को काफी अफेक्ट कर रहे हैं, पुअर लोगों की लाइफ को। वुमेन के लिए प्रोग्राम्स आते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स आते हैं, और माइनॉरिटीज के लिए। आपको माइनॉरिटीज का पता होना चाहिए। माइनॉरिटीज होता है अल्पसंख्यक लोग, ठीक है। जो ये अल्पसंख्यक लोग हैं ये भी अपना विकास कर सके, इनके लिए भी काफी प्रोग्राम्स लेके आती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री।
आपने देखा होगा कि हमारी आर्मी, हमारी जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं वहां पर हर समय तैयार रहती हैं, ताकि वो कोई भी अदर कंट्री हमारे देश के अंदर, मतलब हमारी बॉर्डर के अंदर एंट्री ना कर सके। तो ये प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट ही जो ये आर्मी ऑफिसर्स होते हैं इनको अपॉइंट करती है, इनको सैलरीज देती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमारी बाउंड्री की, कंट्री की बाउंड्री की प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। देखो कोई भी डिजास्टर आ जाती है, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया। आप एट प्रेजेंट का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोरोना है। अब कोरोना के लिए वैक्सीनेशन चल रही है, कौन करवा रहा है वैक्सीनेशन? फ्री में हो रही है, बट पैसा तो लग रहा है ना। तो पैसा कौन लगा रहा है? ये मतलब कि तो ये हमारी गवर्नमेंट ही लगा रही है पैसा। तो कोई भी ऐसी डिजास्टर आ जाती है, चाहे नेचुरल है कोई डिजास्टर, चाहे वो डिजीज के रिगार्डिंग है, कोई जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ही है जो सहायता पहुंचाती है अफेक्टेड लोगों तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है हमारे लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छी गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। आप क्यों ऐसा समझते हो कि रूल्स बनाने बहुत जरूरी हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉ, कानून के रूप में? तो कानून बनाया जाना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट the programs of the government, it becomes essential for the government to make rules for everyone in the form of law. स्मूथली किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए लॉ के रूप में। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज देयर विल बी नो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। अगर लॉज नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा कंट्री में, कोई मतलब कि एक तरीके से मतलब कि वो होता है ना कि जिसके लाठी उसकी भैंस, जंगल राज आ जाएगा अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। तो देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली। और अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो गवर्नमेंट के लिए अच्छे तरीके से काम करना भी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का होना, कानून का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन वे में रहना बहुत जरूरी है सोसाइटी का, और वो डिसिप्लिन वे में कब रहेंगे? जब लॉ एंड ऑर्डर होगा। इसके बाद है नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो डेमोक्रेसी बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के बारे में कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर सारी की सारी लोगों के हाथ में होती है। तो इसके कुछ फीचर्स बताने, वैसे तो बहुत सारे फीचर होते हैं, मेनली यहाँ पर आपको 2 ही बताने हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम कल की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। इट इज मस्ट फॉर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट एवरी अडल्ट शुड बी प्रोवाइडेड द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पक्षपात। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, ये जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि वो हर अडल्ट को, अडल्ट मतलब कि जो भी एक फिक्स एज की गई है, जैसे हमारे इंडिया में अडल्ट कब होता है कोई भी व्यक्ति? जब वो 18 साल का हो जाता है। तो अडल्ट होने के बाद उसको राइट टू वोट दिया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। जब वो अडल्ट हो जाए, जब वो वयस्क हो जाए, समझ आ जाए उसको, तो उसको मतलब कि राइट टू वोट दिया जाना चाहिए। दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। रेगुलर इलेक्शंस। देखो इलेक्शन अगर टाइम टू टाइम नहीं होंगे तो सरकार कैसे बनेगी? तो इलेक्शंस होना तो बहुत जरूरी है ना। जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी हैं, ऐसे ही डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्शन के थ्रू ही तो जो पीपल होते हैं अपनी चॉइस को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो इट इज इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर शुड बी रेगुलर जनरल इलेक्शंस। टाइम टू टाइम इलेक्शंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो आफ्टर एवरी 5 ईयर हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो 2 मेन फीचर्स क्या किए हमने? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड रेगुलर इलेक्शंस। नेक्स्ट आता है
व्हाट वाज सफ्रेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। सफ्रेज मूवमेंट क्या था और ये कैसे पूरा हुआ। तो ऑल ओवर द यूरोप एंड द यूएसए वुमेन वर नॉट प्रोवाइडेड द राइट टू वोट। देखो जब मतलब कि डेमोक्रेसी फॉर्म में आती है यूएसए के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, फिर स्पेशली हम यहाँ यूएसए का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुमेन स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गॉट स्ट्रेंथन। जो ये मूवमेंट था बहुत और भी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेंथन हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि डेवलप हो गया या शक्तिशाली हो गया ये मूवमेंट, कि जो वुमेन ने चलाया था कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को जो वुमेन ने चलाया था, मतलब कि अपने आप को वोट राइट टू वोट दिलवाने के लिए, इसी को कहा जाता है सफ्रेज मूवमेंट। एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सफ्रेज का मीनिंग ही यही होता है कि राइट टू वोट, वोट का अधिकार। द सफ्रगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट their demands heard they chained themselves to railings in public places। अब जो सफ्रेजेटर्स थे उन्होंने डिमांड की कि सभी वुमेन को राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को चेन से बांध लिया पब्लिक प्लेसेस के अंदर, और काफ़ी सारी वुमेन को इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और फिर उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की, एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। उनको जबरदस्ती खिलाया जाता था। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920 एंड एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है, उनका स्ट्रगल रंग लाता है और उनको राइट टू वोट मिल जाता है 1920 के अंदर। सो लर्न दिस डे कि उनको कब राइट टू वोट मिला यूएसए के अंदर, इन 1920। और अगर यूके की बात करें, यूके में भी सेम मूवमेंट चला और 1928 के अंदर यूके के अंदर वुमेन को राइट टू वोट मिला। ठीक है, तो ये था आज के लिए क्वेश्चन। टेक केयर, गुड बाय।